गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीए और बीएससी बीएड 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं। जेंडर अध्ययन शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। प्रशिक्षणार्थियों, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं विभिन्न आयोगों, शिक्षा समितियों ने अपनी रिपोर्ट और नीतिगत प्रयास इस प्रकार किए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के साथ ही हमारे देश के नागरिकों के हृदय में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय में देश को विकास के मार्ग पर लाने के लिए असीम उत्साह से भरे हुए ये लोग अति उत्तेजित थे और उत्साह से भरे हुए थे। जिस आज़ादी का सपना उन लोगों ने देखा, आज 15 अगस्त 1947 को वो पूरा हो गया। अब लोगों में असीम उत्साह देश के विकास को लेकर था और वो विकास का रास्ता जाता था शिक्षा के द्वारा, कि देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए और शिक्षा को बढ़ाया जाए, जिससे कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने सजोए थे, जो सपने साकार हो सकें। प्रशिक्षणार्थियों, 26 जनवरी 1950 को देश का नया संविधान लागू हुआ और देश के संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया गया। लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत थी और वो मुसीबत ये थी कि 1950-51 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 7.9% थी। तो ये समस्या महिलाओं को शिक्षित करने की, सो संविधान ने पुरुषों के समान स्त्रियों को दर्जा तो दे दिया, लेकिन इन महिलाओं को उठाया कैसे जाए, इन महिलाओं को पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कैसे साथ लेकर चढ़ा जाए, तो उस सब के लिए शिक्षा का बंदोबस्त होना आवश्यक था। महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी और उसमें सुधार हेतु संविधान में कुछ उपबंध भी तय किए गए। संवैधानिक प्रबंध किया गया महिलाओं के लिए। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ विभिन्न आयोगों ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं की शिक्षा को सबसे प्रभावी साधन माना। 7.9% की साक्षरता 1951 की जनगणना के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न आयोगों और पंचवर्षीय योजनाओं में ये निर्धारित किया गया कि स्त्रियों का उत्थान हो सकता है तो एकमात्र सहारा है और वो है शिक्षा। महिलाओं को अधिक से अधिक पढ़ाया जाए, उनको शिक्षा प्रदान की जाए और तब जाकर जो संवैधानिक दर्जा पुरुषों के समान स्त्रियों को दिया गया है उसको पाना संभव हो पाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, इसके लिए जो आयोगों और पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो शिक्षा की नीतियां निर्मित की गईं, शिक्षा की नीतियों का निर्माण किया गया, उसी में राधा कृष्णन आयोग
या विश्वविद्यालय आयोग का नाम, जो भारत का पहला शिक्षा आयोग था, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, उसका गठन किया गया। 4 नवंबर 1948 को भारत सरकार ने विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, जिसको राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं, और 25 अगस्त 1949 को राधाकृष्णन आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसकी अध्यक्षता भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने की थी, और राधाकृष्णन जी के अनुसार इस आयोग से जो निष्कर्ष निकल कर आए, उसमें 2 शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। नंबर 1, ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान के प्रति समर्पण। नंबर 2, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति। ये 2 उद्देश्य इस शिक्षा आयोग के किए गए। प्रशिक्षणार्थियों, चार नवंबर 1948 को भारत सरकार ने इस आयोग का गठन किया और 25 अगस्त 1949 को राधाकृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की, और उनके अनुसार इसके 2 उद्देश्य निर्धारित किए गए। पहला ज्ञान के प्रति समर्पण, और दूसरा है निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति। क्योंकि ज्ञान और कौशल ही हैं जो जीवन की दक्षता के साथ या आपके जीवन को उपयोगी बनाने का कार्य करते हैं। कोई भी स्किल्स हो, कोई भी ज्ञान हो, वो कभी बेकार नहीं जाता। आपने कोई हुनर सीखा है, आपने कोई इल्म सीखा है, तो आपका हुनर, आपका इल्म बेकार नहीं जाएगा। आपके जीवन को सफलतापूर्वक जीने का एक मंत्र है इल्म, ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा। और नंबर 2, आपके जीवन को सफलतापूर्वक जीने का दूसरा मंत्र है कौशल का होना, स्किल्स का होना। आप अगर कोई भी कुशलताएं रखते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप कौशल अपने जीवन में विकसित कर चुके हैं, तो आप अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी सकते हो। हमारे पूर्वज जो जंगलों में निवास करते थे, कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उनको इल्म जरूर था लेकिन कौशल प्राप्त नहीं था। अगर वो कौशल प्राप्त करते तो वो पेड़ की छाल नहीं पहनते, वो पेड़ के पत्तों से अपने तन को नहीं ढकते। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, जीवन में कौशल का होना आवश्यक है। इस ज्ञान से और इस कौशल से आप अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी सकते हो। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार इस आयोग के 2 उद्देश्य निर्धारित किए गए कि ज्ञान के प्रति समर्पण, और दूसरा है निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति। ना ज्ञान की कोई उम्र होती है और ना कौशल सीखने की कोई उम्र होती है। इनकी कोई उम्र नहीं होती।
एक बकरी चराने वाला चरवाहा की कहानी है, आपको भी प्रेरणा देगी, सुन लीजिए। एक सज्जन बकरी चराया करते थे और लंबा जीवन उनका बकरियों को चराने में निकल गया। एक दिन आपकी निगाह एक कुएं पर पड़ी और कुएं पर क्या देखते हैं कि एक पानी वाले पानी खींचते हैं और कुएं को जिस बाल्टी और रस्सी से पानी खींचा जाता है उसके बार बार आने जाने से वो पत्थर कट गया है। उन बकरी चराने वाले सज्जन ने लोगों से पूछा कि ये पत्थर किस चीज से कटा है, तो कोई अनुभवी व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर कट गया है, ये पत्थर घिस गया है। तो आपके मनोमस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में एक चोट पहुंची कि बार बार रस्सी जैसी मामूली चीज इस पत्थर को काट सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं पढ़ सकता, मैं भी पढ़ सकता हूं। मैं अगर बड़ी उम्र में आ गया हूं तो मैं भी पढ़ सकता हूं। एक मामूली सी रस्सी पत्थर को काट सकती है, तो क्या मैं पढ़ाई नहीं कर सकता? आपने गुरु की तलाश की और आपने अध्ययन किया और आप जानते हैं ये पंक्तियां हैं कि सहज सहज पाखान घिसो और जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत से शिल्पत पड़त निशान। ऐसी कहावत है। रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ गए। और जो मेरी बुद्धि खराब हो चुकी है तो मैं भी पढ़ सकता हूं। और वो विद्वान कोई और नहीं, अरबी फारसी के बहुत बड़े विद्वान शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह साहब का एक किस्सा है। शेख सादी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हुए हैं। आपने यहाँ से तालीम हासिल की, बड़ी उम्र में तालीम हासिल की, तो प्रशिक्षणार्थियों आपके लिए प्रेरणा ये है कि पढ़ने की और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप निरंतर सीख सकते हैं, आजीवन सीख सकते हैं, जीवन पर्यंत सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपको आपकी उम्र कोई बाधा खड़ी नहीं करेगी। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकता। ये सुझाव राधाकृष्णन आयोग ने दिया कि जब तक देश की महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा, देश के पुरुषों को शिक्षित नहीं किया जा सकता। प्रशिक्षणार्थियों, नारी शिक्षा की बात चलती है, महिला शिक्षा की बात चलती है, तो राष्ट्रीय राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग ने जो सिफारिश की है वो यही है कि स्त्रियों की शिक्षा के बिना शिक्षित व्यक्तियों का होना असंभव है। महिलाएं अगर सुशिक्षित हैं तो परिवार भी सुशिक्षित हो सकता है, संस्कारवान हो सकता है, शिष्टाचार सीख सकता है। एक शिक्षित मां जानती है बच्चों की परवरिश का तरीका, बच्चों के स्वास्थ्य का तरीका, बच्चों की देखभाल का तरीका, बच्चों के खान पान का तरीका, बच्चों को जीवन जीने का तरीका एक शिक्षित मां अच्छे ढंग से सिखा सकती है बनिस्बत इसके अशिक्षित मां के द्वारा। अगर हमने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है कि हमने परिवार के किसी पुरुष को, लड़के को पढ़ाया
तो एक व्यक्ति को पढ़ाया, और अगर किसी परिवार की एक महिला को पढ़ा दिया तो पूरे परिवार को पढ़ा दिया। एक महिला की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा होती है, दोनों कुल की शिक्षा होती है। ससुराल में भी शिक्षा लेकर जाएगी और मायके में भी शिक्षा लेकर है। प्रशिक्षणार्थियों, यहां राधा कृष्णन आयोग ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिश की कि एक शिक्षित स्त्री के बिना व्यक्ति शिक्षित हो ही नहीं सकते। एक शिक्षित स्त्री शिक्षा के मूल्य को जानती है और शिक्षा के उस औचित्य को समझते हुए वो अपने परिवार की शिक्षा की व्यवस्था कर लेती है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा का मुख्य मुद्दा है प्रशिक्षणार्थ स्त्री शिक्षा के विकासार्थ इस आयोग ने जो सिफारिशें की, नारी को सुमाता और सुगृहिणी बनाने की शिक्षा दी जाए। राधा कृष्णन आयोग ने सिफारिश की कि स्त्री को सुमाता और सुगृहिणी बनाया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, माता को अगर सुमाता और गृहिणी को अगर सुगृहिणी बनाना है तो उनकी शिक्षा पर जोर देना होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा विश्वविद्यालय आयोग या राधा कृष्णन आयोग ने अपनी सिफारिश में पहला सुझाव ये दिया कि महिलाओं के लिए सुमाता और सुगृहिणी बनाने की शिक्षा पर जोर दिया जाए। माताएं अगर शिक्षित हैं तो वो सुमाता बन सकती हैं, माताएं अगर शिक्षित हैं तो वो सुगृहिणी बन सकती हैं। गृहिणी गृहस्थी को चलाने के लिए जो महिला गृहिणी कहलाती हैं, और सुमाता बच्चों के लालन पालन, परवरिश और संस्कार डालने के लिए, बच्चों को संस्कारवान, बच्चों को शिष्ट आचरण, बच्चों की परवरिश, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चों के पोषण और भोजन की देखभाल उचित तरीके से एक सुशिक्षित मां ही कर सकती है। एक एग्जाम्पल दे देता हूं। एक अशिक्षित मां और सुशिक्षित मां का अंतर देख लीजिए। अशिक्षित मां के द्वारा परवरिश किया गया बालक अधिक बीमार रहता है, और सुशिक्षित मां के द्वारा परवरिश मिलने से बालक कम बीमार होते हैं। वातावरण की चपेट में आकर हो सकते हैं, या कोई वायरस की चपेट में आकर हो सकते हैं, लेकिन सुशिक्षित मां के परवरिश किए बालक कम बीमार होंगे बनिस्बत इसके जो एक अशिक्षित मां के बालक अधिक बीमार होते हैं। उदाहरण देख लीजिए। मां स्नान करने के लिए गई है, इधर बालक का भोजन का दूध का समय हो चुका है और वो दूध पीने के लिए बिलख रहा है, चीख पुकार मचा रखा है। मां बाथरूम से आवाज लगा रही है, आती हूं बेटा, आती हूं, और जल्दी आनंद फानन में नहाते हुए में आते ही बच्चे को स्तनपान करा दिया। थोड़ी देर में आवाज आती है, बच्चे की आवाज बंद। क्या आप जान सकते हैं ये आवाज
उस बच्चे के दूध पीते ही बंद क्यों हो गई? क्योंकि वो अशिक्षित मां नहीं जानती कि उसके शरीर का टेम्परेचर एकदम घटा हुआ था और उस टेम्परेचर के डाउन होने से जो स्तनपान कराया गया वो बच्चे के शरीर में गया और उससे उसकी आवाज़ बंद गई है, उसका गला रुंध गया है, उसका गला बिछ गया है, उसमें इन्फेक्शन फैल चुका है। और अगर शिक्षित माँ होती तो खुद अपने शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाती, चाय पीकर, दूध पीकर, गर्म सेवन करने के बाद, और उसके बाद बच्चे को स्तनपान कराया जाता, दूध पिलाया जाता, तो बच्चा बीमार नहीं होता। मेरे बच्चे को देखना क्या हो गया, मेरे बच्चे को देखना क्या हो गया, अरे माँ ने दूध पिलाया इसलिए ऐसा हो गया। माँ के शरीर का टेम्परेचर नहाते समय डाउन था और उसी डाउन टेम्परेचर में माँ ने दूध पिला दिया तो बच्चा बीमार हो गया। प्रशिक्षणार्थियों, यही नतीजा है बच्चों की देखभाल का, परवरिश का, उनके स्वास्थ्य का, उनके पोषण का, उनके भोजन का। अगर सुशिक्षित माँ है तो ये अच्छे ढंग से उनका ख्याल रख सकती है। इसलिए राधा कृष्णन आयोग ने सिफारिश की कि नारी को सुमाता और सुगृहिणी बनाया जाए, जिससे कि वो अपने बच्चों की परवरिश और अपनी गृहस्थी को अच्छे ढंग से चला सके। स्त्रियों के लिए शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाए, जैसे क्रैचेज खोलना, अंशकालीन विद्यालयों का होना, रात्रि पाठशालाओं का होना। ये महिलाओं की शिक्षा के विस्तार के लिए जो सुझाव दिया वो ये है कि महिलाएं अपने बच्चों की परवरिश भी कर लें और पास में ही उनकी कक्षा के पास, उनके विद्यालय के समीप ही एक क्रैचेज हो जहां बच्चों की परवरिश और देखभाल के लिए वहां महिलाएं हों और ये महिला जो माँ है ये शिक्षा ग्रहण कर ले। घर गृहस्थी के काम से पीछे छुड़ाने के बाद उनके लिए रात्रि पाठशालाओं का आयोजन किया जाए और उनको जब भी गृहस्थी में से वक्त मिले तो वो पार्ट टाइम विद्यालय भी जाएं, पार्ट टाइम स्कूल, अंशकालीन विद्यालय, वहां जाकर। तो ये सुझाव दिया गया राधा कृष्ण आयोग के द्वारा कि उन महिलाओं की शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार किया जाए, उनके लिए आवास की व्यवस्था की जाए, उनको मिड डे मील की व्यवस्था की जाए, उनको पोशाक की व्यवस्था की जाए, उनके लिए महिलाओं को स्कॉलरशिप प्रदान की जाए। इस प्रकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राधा कृष्ण आयोग ने सिफारिश की कि स्त्रियों की लिए शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाए। उनको रास्ते में आने जाने में जो असुविधा होती है उसके लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उनके विद्यालय के साथ साथ उनको आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये सुविधा अध्यापिकाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का सुझाव भी दिया। जो महिला शिक्षिकाएं शिक्षण का कार्य संपन्न कर रही हैं उनको पुरुषों के समान वेतन दिए जाने की सिफारिश राधा कृष्ण आयोग ने की। स्त्रियों को गृह प्रबंध अध्ययन की प्रेरणा के अवसर प्रदान किए जाए, उनको अपनी गृहस्थी को सजाने संवारने के शिक्षण, वो अपनी गृहस्थी को सफलतापूर्वक चला सकें। इस प्रकार के गृह प्रबंध की शिक्षा की प्रेरणा उनको प्रदान की जाए। ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जो बालिकाओं को समाज में समान स्थान दिला सके। प्रशिक्षणार्थियों, पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो महिलाओं को पुरुषों के समान समाज में स्थान मिल जाए। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, इसमें महिलाओं को दोयम दर्जा दे रखा है, लेकिन हमारा संविधान ये दोयम दर्जा प्रदान नहीं करता।
संविधान ने महिलाओं की उन्नति के लिए संविधान ने विशेष प्रावधान रखे हैं। संविधान ने महिलाओं की उन्नति के लिए उनको पुरुषों के समान दर्जा प्रदान किया है। तो पाठ्यक्रम भी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ऐसा होना चाहिए जिसमें महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान सम्मान मिल सके। स्त्रियों के लिए शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि महिलाओं के लिए आवश्यकता हो तो उनको अलग से विद्यालय खोले जाएं, रात्रि पाठशाला खोली जाए, नाइट स्कूल, पार्ट टाइम स्कूल, अंशकालीन विद्यालय और क्रैचेज खोले जाएं, जिससे कि महिलाओं को शिक्षा सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल जाए। स्त्रियों के शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था की जाए। महिलाओं को उनके शैक्षिक विकास और के लिए मार्गदर्शन, उनको गाइडेंस दिया जाए और उन महिलाओं को उनके व्यावसायिक विकास के लिए निर्देशन प्रदान किया जाए, निर्देशन की व्यवस्था की जाए और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षणार्थियों, नारी की शिक्षा हेतु स्वतंत्र भारत सरकार ने अधिक उत्साह का प्रदर्शन किया और सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा हेतु प्रभावशाली कदम उठाए गए। प्रशिक्षणार्थियों, राधाकृष्णन शिक्षा आयोग के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र भारत में जो ये पहला आयोग था भारतीय नागरिकों में इस आयोग के प्रति अधिक उत्साह था और इस उत्साह को देखते हुए आयोग ने यही सिफारिशें की कि लोकतंत्र के लिए जनता को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। नंबर 2, लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा जाए, आज़ादी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति। वर्तमान के साथ अतीत का भी महत्व समझा जाए कि उनका वर्तमान जो चल रहा है इसी पर उनके अतीत की नींव रखी जा रही है। तो एक सुझाव ये भी दिया कि वर्तमान के साथ साथ वो अपने अतीत की समझ भी अपने आप में विकसित कर लें। अगला बिंदु, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समस्त देशवासियों को, समस्त नागरिकों को निर्देशित किया गया, प्रेरित किया गया। ज्ञान से जीवन जीने की क्षमता, लोगों को बताया गया कि व्यावसायिक ज्ञान से उनके जीवन को बहुत सफलतापूर्वक जी सकेंगे। प्रशिक्षणार्थियों, अगला बिंदु था मन की निडरता और विवेक शक्ति और उद्देश्य की अखंडता को बनाए रखना और सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए भारतीयों को परिचित कराना। उन विद्यार्थियों को परिचित कराना कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए वो परिचित हो जाएं और वो अपने देश के उत्थान के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए हर समय तत्पर रहें। प्रशिक्षणार्थियों, इस आयोग की सिफारिशों में ये भी सिफारिश की गई कि जो 60 वर्ष आयु रखी गई है वो 64 वर्ष कर दी गई और विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 3000 निश्चित की गई और महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थी प्रवेश लें, इससे अधिक प्रवेश ना लें और 18 घंटे पढ़ाई के रखे गए, 180 दिन के वर्किंग डे तय किए गए और विद्यार्थियों के लिए ये 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कॉलेज शिक्षा या महाविद्यालय शिक्षा में प्रवेश देने की सिफारिश की गई। प्रशिक्षणार्थियों, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने की सिफारिश राधाकृष्णन आयोग ने की। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ राधाकृष्णन आयोग ने स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं को पुरुषों के समान
जो शिक्षिकाएं हैं उनको पुरुषों के समान वेतन देने की सिफारिश की। इससे महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने के लिए अवसरों को प्रदान करने की सिफारिश की गई। विभिन्न राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया और 25 अगस्त 1949 को राधाकृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। प्रशिक्षणार्थियों, ये शिक्षित स्त्रियों को, जैसा कि समाज को शिक्षित स्त्रियों की आवश्यकता है और उसके बिना व्यक्तियों को शिक्षित नहीं किया जा सकता, इसलिए राधाकृष्णन आयोग ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर अधिक से अधिक जोर दिया और स्त्री शिक्षा की शैक्षिक सुविधाओं को विस्तार के लिए सिफारिश की। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा। मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।